नमस्कार। आज हम 19वीं शती के प्रमुख प्रकृति चित्रकार टर्नर एवं कॉन्स्टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप की कला में दृश्य चित्रण का पृथक विकास हुआ है। विषय का बंधन उसके लिए कभी रूढ़ा नहीं बना। दृश्य चित्रकार अपनी मौज के अनुसार ही टेक्निक विकसित करने में समर्थ हुए हैं। पुराने समय में दृश्य चित्रण स्वतंत्र कला नहीं था। यूँ तो मिस्री चित्रों में कहीं कहीं प्राकृतिक दृश्यों का अंकन हुआ है, पर वे दृश्य चित्रण के लक्ष्य से नहीं बनाए गए हैं। वास्तव में पुनरुत्थान काल से ही चित्रकला में दृश्य चित्रण का विकास हुआ है। तिंतुरेंतो, जॉर्जियन एवं ड्यूरर आदि इसके विशेष प्रयोक्ता थे। दृश्य चित्रकारों ने आरंभ में डच स्कूल से प्रेरणा ली। इनकी पीछे से दो शाखाएं हुई, फ्रेंच तथा इंग्लिश। जल रंगों के अधिक प्रयोग से ब्रिटिश दृश्य चित्रकार प्रकाश तथा वातावरण का नियंत्रण सफलता से कर सके। फ्रांस में प्रभाववादी कलाकारों ने रेखा तथा घनत्व को समाप्त कर दिया और शुद्ध रंग की संवेदना मात्र शेष रह गई। चित्रों की आकृतियों में उभार दिखाने की जो प्रवृत्ति अब तक चली आ रही थी, यह उसके विरुद्ध आंदोलन था। माने तथा मोने इसके अग्रणी थे। इंग्लिश परंपरा में दृश्य चित्रण का विशेष महत्व है। प्रकृति के प्रति ब्रिटिश कलाकारों का विशेष रोमांटिक भाव रहा है। इसका स्वरूप बिखरा हुआ, विश्रामदायक, पलायनवादी और उन्मुक्त है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों ने अपनी रागात्मकता को प्रकृति से तद्रूप कर स्पृहणीय गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों की रंग योजना उष्ण रहती है। तुलिका के स्पर्श छोटी छोटी तथा टूटी हुई रेखाओं का सृजन करते हैं। स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से दो कलाधाराएं विकसित हुई। एक प्रकृति आश्रित, जिसका विकास कॉन्स्टेबल की कला में हुआ, और दूसरी दिव्य दृष्टि आश्रित, जिसे टर्नर की आश्चर्यप्रद योजनाओं में अभिव्यक्ति मिली है। इस दूसरी धारा में प्रकृति के विशाल तथा रौद्र रूपों पर आधारित उदात्त तत्व का अंकन हुआ है। आधुनिक दृश्य चित्रण के जनक क्लॉन गेरी लौरा को माना जाता है, जो फ्रांस में हुआ था। उसका परिचय 17वीं तथा 18वीं शती की शास्त्रीयतावादी कला के अंतर्गत मिलता है। दूसरा कलाकार निकोलस पुसीन था। वह भी क्लॉथ का समकालीन एवं अग्रज था। जॉर्ज मुरलैंड नामक एक ब्रिटिश चित्रकार भी काल्पनिक आदर्श चित्रण के बजाय यथातथ्य चित्रण के लिए इंग्लैंड में बहुत प्रसिद्ध रहा है। किंतु इन सबसे आगे और प्रसिद्ध चित्रकार टर्नर ब्रिटिश दृश्य कला के यशस्वी चित्रकारों में से एक था। टर्नर ब्रिटिश चित्रकला के इतिहास में टर्नर अद्भुत प्रतिभाशाली एवं संयमी कलाकार हो गया है। उसने सुंदर तथा विभत्स दोनों को गहराई से देखा और प्रत्येक प्रकार के दृश्य चित्र अंकित किए। उसकी रुचि शास्त्रीय ढंग की थी। प्रायः समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, सुंदर भवन, चमकती हुई धूप और गंभीर तथा विशाल मेघों से आच्छादित आकाश उसे बहुत प्रिय थे। उसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति की विशालता और भयंकरता का चित्रण करके दर्शकों को आश्चर्य विभोर करना था। यह प्रभाव उत्पन्न करने के हेतु उसने प्रकाश को विश्रृंखलित भी किया है। टर्नर एक नाई की संतान था। उसका जन्म 23 अप्रैल 1775 को लंदन में हुआ था। आरंभ से ही उसमें कलात्मक प्रतिभा पर्याप्त विकसित थी। उसके पिता ने अपनी दुकान में टर्नर के बनाए रेखाचित्र आदि लगा रखे थे, जिन्हें कभी कभी ग्राहक खरीद ले जाते थे। पिता के पास कुछ कलाकार भी अपने बाल कटवाने आया करते थे। उन्होंने बालक की प्रतिभा को देखकर उसे कला की शिक्षा के लिए भेजने का परामर्श दिया। उसे पहले सोहो अकादमी में भेजा गया, जहां उसने टॉमस मॉल्टन तथा एडवर्ड डेइस से परिप्रेक्ष्य आदि सीखा। 14 वर्ष का होने पर टर्नर ने 1789 में रॉयल अकादमी में प्रवेश लिया। बीच बीच में वह आजीविका के लिए कुछ छोटा मोटा कला का ही कार्य करता रहा, जिसके कारण सहसा उसकी भेंट प्रसिद्ध रंगसाज गर्टिन से हो गई।
गर्टिन के सहारे वे एक धनी कला प्रेमी से भी मिला और वह आर्थिक दृष्टि से चिंता मुक्त हो गया। 1791 में टर्नर ने अकादमी में अपना प्रथम तेल चित्र प्रदर्शित किया, जिसमें चांदनी रात्रि का अध्ययन था। अन्य चित्र उसने जल रंगों में भी बनाए। 1792 में उसे एक पत्रिका द्वारा विभिन्न स्थानों के प्राकृतिक वातावरण के स्केच बनाने का कार्य दिया गया और इस प्रकार उसकी प्रथम स्केच यात्रा आरंभ हुई। इससे टर्नर को कार्य करने की एक दिशा और अगणित विषय मिल गए। 1793 में उसने अपना स्टूडियो आरंभ किया, जहां उसकी यात्राओं में बने चित्र बिक गए। टर्नर को आरंभ से ही सफलता मिली। इसका कारण यह कहा जाता है कि उसने जल रंगों से चित्र बनाना आरंभ करके फिर तेल माध्यम अपनाया था, अतः वह रंग की विशेषताओं से भली भांति परिचित था। लोगों में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न स्थानों के सुंदर दृश्य चित्र खरीदने की रुचि पहले ही कुछ कलाकार जागृत कर चुके थे। टर्नर की जल रंग पद्धति पर वरिष्ठ चित्रकार जेम्स रॉबर्ट कॉजिन्स का भी प्रभाव पड़ा, जिसे उसने प्रकृति के बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन द्वारा समृद्ध कर लिया था। 1796 तक टर्नर जल रंगों द्वारा स्थानीय जलवायु तथा वातावरण का ध्यान रखते हुए चित्रांकन करता रहा और अब उसने तेल माध्यम में भी कार्य आरंभ कर दिया। इस समय के उसके पंचक्की का नदी तट और चांदनी नामक दो चित्रों पर 17वीं शती के डच चित्रकला का प्रभाव है। इसके उपरांत वह क्लॉद लोरा तथा रिचर्ड विल्सन से भी प्रभावित हुआ। 24 वर्ष की आयु में 1799 ईस्वी के लगभग वह एक परिपक्व शैली का विकास कर चुका था। इसी समय उसे रॉयल अकादमी का सहयोगी एसोसिएट चुन लिया गया। 1802 में उसे R.A. रॉयल एकेडमिशियन बना लिया गया। इसी समय वह नेपोलियन द्वारा लूटे गए चित्रों की प्रदर्शनी देखने लुब्र गया। अगले वर्ष से उसने फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि का विस्तृत भ्रमण किया और अनेक जल रंग चित्र तथा कुछ बहुत सुंदर तेल चित्र अंकित किए। इन चित्रों की स्वच्छंदतावादी तथा अपूर्ण आदि कहकर आलोचना की गई। 1806 से 1819 के मध्य उसने विभिन्न प्रकार के दृश्य चित्र उत्कीर्ण करके छापे। यह चित्र श्रृंखला, जो लाइबल स्टूडियोरम के नाम से प्रसिद्ध है, असफल रही। टर्नर की विशेषता आकाश की भव्यता के रूप में विकसित होने का प्रथम संकेत 1807 में कोहरे में से उगता सूर्य नामक चित्र में मिलता है। यह चित्र स्वयं टर्नर को इतना प्रिय था कि इसे बेच देने के 20 वर्ष पश्चात वह ग्राहक से इसे पुनः खरीदकर वापस ले आया। वह इसे अकादमी को इस शर्त पर उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता था कि उसके एक अन्य चित्र डीडो बिल्डिंग कार्थेज के साथ सूर्योदय का यह चित्र, क्लॉद के इसाक तथा रेबेका का विवाह और शेबा की रानी की सागर यात्रा के पास ही टांगे जाए। उसे जहां अपनी कला पर गर्व था, वहीं अन्य कलाकारों से वह ईर्ष्या भी करता था। टर्नर की आरंभिक कला के उत्तम उदाहरणों में इन दो चित्रों तथा नाला पार करते हुए चित्र गिने जाते हैं। इसे 1815 में चित्रित किया गया था। 1819 में वह इटली गया। वहां से लौटने पर उसके चित्रों में पीताभ प्रकाश अधिकाधिक अंकित होने लगा, जिसका प्रयोग वह जल रंगों में कर चुका था। 1820 के लगभग उसकी कला में महान परिवर्तन आया। पहले चित्र में अंधेरे भाग अधिक होते थे और चौड़ी तुलिका द्वारा ठोस आकारों का अंकन किया जाता था। अब चित्र में अंधेरे भाग बहुत कम स्थान में दिखाए जाने लगे तथा नारंगी, नीले, बैंगनी एवं अन्य सशक्त रंगों के अपारदर्शी तुलिका घातों का प्रयोग किया जाने लगा। संपूर्ण दृश्य में एक संगतिपूर्ण कोमल प्रभाव उत्पन्न किया जाने लगा। यह प्रवृत्ति 1823 के बेई की खाड़ी से लेकर 1829 में अंकित पॉलीफेमस से उतरता यूलिसिस तक विस्तृत मिलती है।
यूलिसिस के चित्र में कथा प्रसंग तो बहाना मात्र है, वास्तविक प्रभाव आग के गोले के समान उगते सूर्य के चमकदार प्रकाश का अंकन है। आलोचकों के मतानुसार इस चित्र की कोई तुलना नहीं है। संभवतः नेपोलियन से युद्ध के पश्चात इंग्लैंड ने जो स्वाभिमान एवं राहत की सांस ली थी, उसका अचेतन प्रभाव इस कृति की पृष्ठभूमि में कार्य कर रहा था। तेल माध्यम की ही भांति टर्नर ने जल रंगों में भी नए प्रयोग किए। इंग्लिश परंपरा के अनुसार चित्र के छायांकित भाग किसी भूरे अथवा तटस्थ रंग से हल्के गहरे रंगने के पश्चात स्थानीय रंग से भरे जाते थे। टर्नर को इनमें भारीपन की अनुभूति होती थी, अतः उसने यह विधि छोड़ दी और रंगों में प्रकाश की मात्रा का विचार करके केवल स्थानीय रूप से ही रंगों को भरने लगा। साथ ही संपूर्ण चित्र के वातावरण की एकता का विचार भी सुरक्षित रखा। इस प्रकार बिना किसी प्रकार का आंतरिक रंग किए छाया प्रकाश के अनुसार सीधे रंग भरना आधुनिक चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता बन गया। टर्नर अपने चित्रों को प्रदर्शनी में अन्य चित्रों से अधिक आकर्षक बनाए रखने के उद्देश्य से कभी कभी उन पर अपारदर्शी चमकदार रंगों के स्पर्श लगा आता था। सर थॉमस लॉरेंस के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी और वह एक बार उनके चित्र के निकट टंगे अपने चित्र को काले रंग के प्रभाव से कुछ गहरा भी कर आया था। 1828 में टर्नर इटली, 1835 तथा 1840 में वेनिस गया और वहां की कला से प्रभावित हुआ। वह सूर्योदय तथा सूर्यास्त की चमक को चित्रों में अंकित करने के लिए बेचैन हो गया। अन्य चित्रकार उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे पागल व्यक्ति कहने लगे। उसका फाइटिंग टेमेरियर चित्र, जिसमें एक और सूर्य का प्रकाश तथा दूसरी ओर चंद्रमा का प्रकाश अंकित है। एक स्टीमर जा रहा है तथा एक अन्य स्टीमर भविष्य का संदेश लेकर आ रहा है, भी व्यर्थ और अतिशयोक्तिपूर्ण समझा गया। इस समय तक जनता की रुचि उसकी ओर से हट चुकी थी, किंतु उसके चित्र बेचकर जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन अर्जित कर लिया था। अतः वह अपने घर में एकांत जीवन व्यतीत करने लगा तथा पूर्ण स्वतंत्रता से अपने मन के अनुसार चित्र बनाना आरंभ कर दिया। 1840 में टर्नर की भेंट रिस्किन से हुई। रिस्किन ने उसकी प्रशंसा की और उसकी कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक लिख डाली। 1843 में यह प्रकाशित हुई, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के कारण टर्नर के दृश्य चित्रों को प्राचीन आचार्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। टर्नर का विश्व के कला जगत में आज जो सम्मान है, उसका बहुत बड़ा श्रेय इस पुस्तक को ही है। टर्नर ने विवाह नहीं किया था और वह बूथ के छद्म नाम से एक महिला के घर आता जाता था। मृत्यु के पूर्व तक किसी को इसका रहस्य ज्ञात नहीं हो सका। उसकी मृत्यु उसी महिला के घर हुई, तभी यह ज्ञात हो सका। उसे अपने घर लाया गया और तत्पश्चात एक कैथेड्रल में कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मरते समय उसने अपार धन और 362 तेल चित्र, 135 जल रंग चित्र, 1759 अध्ययन चित्र तथा हजारों रेखा चित्र छोड़, जिनके उत्तराधिकार पर भी पर्याप्त विवाद है। जो कलाकृतियाँ उसने अपने वसीयतनामे में राष्ट्र को समर्पित की थी, वे रिस्किन को उचित व्यवस्था के लिए सौंप दी गई। टर्नर ने अपनी कला के द्वारा प्रकाश का प्रयोग विकसित किया। उसे यूरोपीय महाद्वीप के विशाल क्षेत्रों का भ्रमण करके अनेक चित्र बनाए। उसका समुद्री अध्ययन बहुत अच्छा था। उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र वे हैं जिनमें उसने प्रकाश तथा धरातलीय प्रभावों के समन्वय से महाप्रलय के दृश्य उपस्थित किए हैं। प्रकृति की भयानकता का उसने बड़े साहस के साथ स्वयं अनुभव किया था। रिस्किन के अनुसार टर्नर में लगन, ईमानदारी, उदारता, दयालुता एवं दृढ़ता आदि गुण थे, जिनके कारण ही वह अपनी शैली के निर्माण में सफल हुआ। वह विलियम वर्ड्सवर्थ नामक कवि का समकालीन और उसी स्तर का दृश्य चित्रकार था। उसे हम प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कह सकते हैं। फ्रेंच प्रभाववादी तथा जर्मन अभिव्यंजनावादी उससे प्रभावित हुए थे। अपनी विशिष्ट शैली में टर्नर का काम बड़ा ही वैविध्यपूर्ण है। उसका जल रंगों में किया हुआ आरंभिक कार्य पीछे के तेल चित्रण से बहुत अच्छा है।
जॉन कॉन्स्टेबल आधुनिक कला के प्रणेताओं में गोया, दाविद तथा टर्नर के साथ ही कॉन्स्टेबल का नाम लिया जाता है। टर्नर की भांति वह प्राकृतिक दृश्य को किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक से या प्रकृति से जोड़कर प्रस्तुत नहीं करता था, अपितु किसी भी सरल सुपरिचित स्थान को सरल विधि से ही अंकित करना चाहता था। इसीलिए उसके दृश्य चित्र प्रकृति आश्रित कहे जाते हैं। कॉन्स्टेबल का जन्म 11 जुलाई 1776 को हुआ था। उसके पिता पंचक्कियों तथा पवनचक्कियों के मालिक थे और उसका जन्म पूर्वी बार्थेलोट की पवनचक्की वाले घर में हुआ था। उसका आरंभिक समय वहीं बीता। पिता की इच्छा थी कि वह एक धर्माधिकारी बने, पर उसकी रुचि इसमें नहीं थी। स्कूली शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात लगभग 18 वर्ष की आयु से वह अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। उसी से कुछ दूर एक कला संरक्षक रहते थे, जिन्होंने रिचर्ड विल्सन से कला की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उन्होंने कॉन्स्टेबल को प्रोत्साहित किया, साथ ही कुछ अच्छे चित्र मार्गदर्शन की दृष्टि से दिए। इनमें गर्टिन तथा क्लॉथ के भी चित्र थे, जिनसे कॉन्स्टेबल को बहुत प्रेरणा मिली। 1795 में कॉन्स्टेबल को कला शिक्षा के लिए लंदन जाने की आज्ञा मिल गई। वहां उसकी भेंट रॉयल अकादमी में रिचर्ड विल्सन के शिष्य जोसेफ फेरिंगटन से हुई। फेरिंगटन ने कॉन्स्टेबल को अपनी कला संबंधी विचारों से अवगत कराया। 1799 में फेरिंगटन के प्रयत्नों से ही उसका प्रवेश रॉयल अकादमी के स्कूल में हो गया। 1802 में उसने अपने दृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी की, किंतु उसका अधिक स्वागत नहीं हुआ। वह व्यक्ति चित्र भी बनाता रहा। 1806 में उसने लेक जनपद का भ्रमण किया। वहां ओस से भीगी घास के विशाल चारागाहों, पंचक्कियों तथा पवनचक्कियों और शीतल समीर से पूरित आकाश आदि के मध्य वह विशेष आनंदित होता था। अतः 1804 से 1809 तक कुछ व्यक्ति चित्र बनाने के उपरांत उसने स्वयं को दृश्य चित्रण के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने उसी देहाती वातावरण को अपना विषय चुना जिसमें वह जन्मा था। इसके साथ ही उसे 1818 से 20 के मध्य प्रकाशित ल्यूक हॉवर्ड की कृति लंदन की जलवायु से आकाश के विभिन्न प्रभावों के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। इसी के कारण वह विभिन्न प्रकार की वायु से प्रभावित आकाश को चित्रित करने में सफल हुआ। वह केवल स्थानों के चित्र देने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि प्रकाश, मंद समीर, पुष्पों का विकास, वातावरण की उत्फुल्लता तथा ताजगी आदि को चित्रित करने में लग गया। इसके लिए उसने अनेक अध्ययन चित्र बनाए, जो अब विक्टोरिया तथा अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केसिंगटन में हैं। उसने जो प्रयोग किए उनके कारण 1815 से 1821 तक की अवधि में उसकी कला में पर्याप्त अंतर आ गया, जिसे फ्लैटफोर्ड मिल के निकट नौका निर्माण तथा भूसा गाड़ी की तुलना से समझा जा सकता है। 1816 में कॉन्स्टेबल ने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक युवती से विवाह कर लिया, जिसे वह पिछले 5 वर्ष से जानता था, किंतु अभी तक कॉन्स्टेबल का कला के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं बन पाया था। 1819 में उसने अकादमी में स्तूर नदी किनारे का एक दृश्य शीर्षक एक बड़ा चित्र प्रदर्शित किया। इसकी प्रशंसा हुई और उसे अकादमी का सदस्य बना लिया गया। 1821 में भूसा गाड़ी चित्र प्रदर्शित हुआ, पर उसकी अधिक प्रशंसा नहीं हुई। इसी चित्र को 1824 में एक फ्रेंच कला प्रेमी ने खरीदकर फ्रांस के सैलून में प्रदर्शित किया, जहां इससे तहलका मच गया। कांस्टेबल को इस पर स्वर्ण पदक मिला। फ्रेंच कला भी इससे प्रभावित हुई। इसके रंगों की चमक से दिलाक्रा इतना प्रभावित हुआ कि उसी प्रदर्शनी में लगे अपने चित्र शियो का नरसंहार को 15 दिन में पूरी तरह नए और चमकदार तेज रंगों में दोबारा चित्रित कर दिया। कांस्टेबल की भूसा गाड़ी के प्रभाव से रंगों तथा दृश्य चित्रण के संबंध में उसके विचार ही बदल गए। उसकी कला ने फ्रांस की तत्कालीन स्वच्छंदतावादी तथा बार्बिजन स्कूल के चित्रकारों को पर्याप्त प्रभावित किया।
यह भी कहा जाता है कि इसने फ्रेंच दृश्य चित्रण की धारा को ही मोड़ दिया। इस प्रकार कांस्टेबल को पहली बड़ी और वास्तविक सफलता फ्रांस में मिली। 1825 में उसने अकादमी को अपना चित्र लांघता हुआ अश्व भेजा। इसके हेतु उसने 6 फीट का एक स्केच भी बनाया था, जिसे कुछ कलाविद अधिक ताज़ा रंगों की अनुभूति कराने वाला मानते हैं। 1826 में अनाज का खेत से प्रभावित होकर उसे 1829 में अकादमी का पूर्ण सदस्य मान लिया गया, किंतु अभी तक इंग्लैंड ने उसे महान कलाकार नहीं माना था। 1828 में उसके ससुर की मृत्यु हो गई। उन्होंने कांस्टेबल के लिए जो धन छोड़ा, उससे उसने अनुभव किया कि वह बड़े शांत मस्तिष्क से निश्चिंत होकर बड़े चित्रों की रचना में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और पत्नी तथा बच्चों का भी ठीक प्रकार से भरण पोषण कर सकता है। 1829 में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, अतः अकादमी से उसे जो सम्मान मिला उससे वह बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। वास्तव में उसे अपने जीवन काल में आशा के अनुकूल सम्मान नहीं मिल पाया। कभी कभी तो वह अपने यश की इच्छा से समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दे देता था कि मिस्टर कांस्टेबल के प्रदर्शनी लगी हुई है और उनके घर अर्जी देकर यह प्रदर्शनी बिना टिकट लिए मुफ्त देखी जा सकती है। 1831 में डेविड डुकास नामक एक उत्कीर्णक ने कांस्टेबल के दृश्य चित्रों को छापने की अनुमति मांगी। अनिच्छुक सी मानसिक स्थिति में कांस्टेबल ने उसे अनुमति दे दी। इसके पश्चात श्वेत तथा काले रंग में उसके जो चित्र छपे उनमें कोमल प्रभाव आ गए और उनके कारण ये चित्र बिकने तथा लोकप्रिय होने लगे, किंतु उसके तेल चित्र बनते गए और घर में बिना बिके चित्रों का ढेर लगता गया। 1837 में सहसा उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ही लोग उसकी प्रतिभा को समझ पाए। कला प्रेमियों ने एकत्रित होकर उसका चित्र अनाज का खेत खरीदकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। C.R. लेस्ली ने उसका जीवन चरित्र छापा और उसके व्यक्तित्व तथा कला की भूरी भूरी प्रशंसा की। कांस्टेबल की कला पर 17वीं शती की डच चित्रकला का प्रमुख प्रभाव था। वह इस परंपरा का महान चित्रकार था। टर्नर इससे कुछ अधिक समय तक जीवित रहा था, अतः उसके मरने के उपरांत टर्नर ने प्रकृति के दूसरे ही पक्ष का चित्रण किया, जो प्रायः आंधी, तूफान, वायु और जल से प्रमुखतः संबंधित था। इनके विपरीत कांस्टेबल को लहलहाते खेत, झुके हुए बादल और फटा फटा आकाश अधिक प्रिय थे। ऋतुओं का परिवर्तन उसे अच्छा लगता था। तीव्र प्रकाश के साथ वह गहरी छाया का भी प्रयोग करता था। उसने बादामी रंग लगाने की पुरानी पद्धति को छोड़ दिया, प्राकृतिक नीले तथा हरे रंगों का प्रयोग किया और संवेदनों के अनुसार रंगों की योजना की। कांस्टेबल की दृष्टि में कोई भी वस्तु भद्दी नहीं थी। उसकी यह विशेषता थी कि एक ही दृश्य को अनेक बार बनाकर वह प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहता था। उसके विषय घर के अंधेरे से लेकर जंगल के खुले प्रकाश तक बिखरे हैं। उसकी कला में बारीकी का अभाव है। यह आधुनिक कला की एक नकारात्मक विशेषता है। आधुनिक कलाकार यह समझता है कि चित्र को बारीकी से पूर्ण करने से वस्तु की नैसर्गिक गति नष्ट हो जाती है। कांस्टेबल के रेखा चित्रों में क्षणिक संवेदनाओं का अंकन हुआ है। उसने विभिन्न धरातलीय प्रभावों तथा वातावरण को भी बड़ी सावधानी से चित्रित किया है। उसके चित्रों में प्रकाश कुछ निश्चित स्रोतों से आता है और बंधा हुआ चलता है। यूरोप के अन्य देशों की प्रकृति का चित्रण न करके उसने केवल अपने देश की ही धरती के सौंदर्य की छवि उतारी है। हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।